हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जैसे ही स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है वैसे ही यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन की कम हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है पर यूनिट ऑफ फैक्टर इनपुट वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हैं ये दो तरीके से बांटी जाती हैं, क्लासिफाई की जाती हैं। एक इंटरनल इकोनॉमीज़ होती हैं, दूसरी एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ होती हैं। इंटरनल इकोनॉमीज़ क्यों होती हैं? जब भी फर्म एक्सपेंड करती है, अपने साइज़ को इंक्रीज़ करती है, तो उसके कारण जो इकोनॉमीज़ फर्म को मिलती हैं वो इंटरनल इकोनॉमीज़ कहलाती हैं। दूसरा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ क्यों अराइज होती हैं? जब भी किसी इंडस्ट्री का साइज़ एक्सपेंड होता है तो सारी फर्म्स को उस इंडस्ट्री में जो इकोनॉमीज़ मिलती हैं वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ कहलाती हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल इकोनॉमीज़ के बारे में। इंटरनल इकोनॉमीज़ और कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि जैसे ही कोई फर्म अपना स्केल बढ़ाएगी प्रोडक्शन का, वैसे ही उसे बहुत तरह की बचतें प्राप्त होने लग जाती हैं। और ये जो बचतें होती हैं, इन बचतों को हम कहते हैं आंतरिक बचतें, यानी कि ये इकोनॉमीज़ आपकी इंटरनल इकोनॉमीज़ कहलाती हैं। और ये इकोनॉमीज़ फर्म स्पेसिफिक होती हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी फर्म को मिल रही होती हैं, क्योंकि उसने अपना साइज़ एक्सपेंड किया होता है। इनको इंटरनल इकोनॉमीज़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फर्म स्पेसिफिक है और ये किसी और फर्म्स के द्वारा शेयर नहीं की जा रही। अब ये जो इंटरनल इकोनॉमीज़ हैं दो तरीके की होती हैं, रियल इकोनॉमीज़ और पेक्यूनर इकोनॉमीज़। पहले हम बात करेंगे रियल इकोनॉमीज़ की, जहाँ पर आप कहें कि आपने जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया है किसी फर्म में, तो उसके कारण आपको कम इनपुट्स लगाने पड़ रहे हैं और आप कम इनपुट्स लगाकर भी उतना ही आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं, जहाँ पर इनपुट्स की फ़िज़िकल क्वांटिटी को रिड्यूस किया जा सके, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, चाहे लेबर की फॉर्म में या कैपिटल की फॉर्म में। तो आप कहते हैं आपको रियल इकोनॉमीज़ एंजॉय कर रहे हैं। अब ये जो रियल इकोनॉमीज़ हैं ये 7 टाइप्स के आगे क्लासिफाई की गई हैं। पहली रियल इकोनॉमी क्यों अराइज होती है? लेबर इकोनॉमीज़ होती हैं या स्पेशलाइजेशन के कारण हो रही होती हैं। जैसे ही कोई काम लार्ज स्केल पर किया जाता है, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, उस काम को लेबर के बीच में डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे ही लेबर के बीच में काम को डिवाइड करेंगे तो लेबर उस काम को करने के लिए स्पेशलाइज हो जाता है। मतलब लेबर जैसे ही काम को बार बार करता रहेगा एक ही काम को, वैसे ही वो एफिशिएंट हो जाएगा उस काम को करने में और पहले से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। और इस लेबर स्पेशलाइजेशन और डिवीज़न के कारण आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो इन्हांस होती है। आप पहले से ज़्यादा काम कर पाते हैं और लेबर की स्किल तो इससे इम्प्रूव होती है कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ फर्म को टाइम जो है वो भी कम लगता है, क्योंकि उसे अब एक लेबर को एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट नहीं होना पड़ता। एक लेबर एक ही तरह का काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो फर्म की न्यू इन्वेंशंस हैं वो भी प्रमोट होती हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस भी ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लार्ज स्केल पर करेंगे उतने ज़्यादा मशीन्स आप लगा सकते हैं, जितने ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे उतने ज़्यादा रिसर्च आप कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे भी आपको होते हैं और इन सब चीज़ों के कारण लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कॉस्ट रिड्यूस होती है। दूसरी इकोनॉमीज़ फिर हैं आपकी टेक्निकल इकोनॉमीज़ और इंडिविजुअलिटीज़। टेक्निकल इकोनॉमीज़ क्यों होती हैं? टेक्निकल इकोनॉमीज़ टेक्निक से रिलेटेड हैं। मतलब जो आप फिक्स कैपिटल लगा रखी है आपने मशीन्स या प्लांट्स की फॉर्म में, उनसे रिलेटेड इकोनॉमीज़ टेक्निकल इकोनॉमीज़ कहलाती हैं। अब ये क्यों होती हैं? क्योंकि आपकी कैपिटल इंडिविजुअलिटी होती है। इंडिविजुअलिटी का क्या मतलब है कि कोई भी मशीन है वो मिनिमम साइज़ में अवेलेबल होती है या अलग अलग तरह के साइज़ में अवेलेबल होती है। और स्मॉल फर्म किसी भी मशीन को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाती, क्योंकि वो स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन कर रही होती है। तो किसी भी मशीन को पूरी तरह यूटिलाइज करने के लिए आपको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना पड़ता है और इससे आप मशीन को अफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं
जिसके कारण आपको टेक्निकल इकोनॉमीज़ होती हैं। ये टेक्निकल इकोनॉमीज़ हैं वो जो 3 तरीके की हैं। पहली चीज़ इकोनॉमीज़ ऑफ इंक्रीज डायमेंशन, यानी कि फर्म जब भी अपना साइज़ बढ़ाएगी यानी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेगी तो उस फर्म को मशीन्स ऑपरेट करने के लिए जो जितनी मशीनें वहाँ लगी हुई हैं कम कॉस्ट फेस करनी पड़ती है और उसके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें एक डबल डेकर बस का। डबल डेकर बस में ऊपर का जब आप मंजिल बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट डबल नहीं होती, उससे कम होती है, जबकि आपके बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं। दूसरा इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस। अगर एक फर्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है तो जितने भी प्रोसेस हैं वो उन सबको लिंक कर सकती है और अपने आप कंट्रोल कर सकती है। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल्स का जो प्रोक्योर करना है और उससे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है, फिर फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सारे काम जो आपस में एक दूसरे से लिंक है, फर्म अगर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करे तो अपने आप उस सारे प्रोसेस को कर सकती है, जिससे फर्म का टाइम भी सेव होगा और उसकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी सेव होगी। फिर बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ यूज़ ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के कारण फर्म क्या कर सकती है कि जो प्रोडक्ट बना रही है वो तो बना ही रही है, इसके अलावा जो उस प्रोडक्ट को बनाने में वेस्ट मटेरियल आपका निकलता है उसको भी फर्म यूटिलाइज कर सकती है फर्दर, और उस वेस्ट मटेरियल से भी बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे आप बात करें शुगर मिल्स की, तो शुगर मिल्स शुगर तो बनाती ही हैं, बल्कि जो उसके अलावा शुगर बनाने में मोलेसेस बच जाते हैं उनका यूज़ करती हैं किस चीज़ के लिए, पावर अल्कोहल बनाने के लिए, और इससे बाय प्रोडक्ट बनाने से फर्म को और फ़ायदा होता है, उनकी इनकम सप्लीमेंट होती है। फिर है इन्वेंट्री इकोनॉमीज़। इन्वेंट्री इकोनॉमीज़ का क्या मतलब है कि जैसे जैसे फर्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेगी वैसे वैसे इन्वेंट्री भी वो अपनी क्रिएट कर सकती है। इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक्स को क्रिएट करना, चाहे वो स्टॉक हो रॉ मटेरियल का, चाहे वो स्टॉक हो आपकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं। तो इन सब का स्टॉक होने से क्या होगा कि फर्म को किसी तरीके का कोई डर नहीं होगा कि उसे किसी भी सिचुएशन में अपने प्रोडक्शन को रोकना पड़े। फर्म किसी तरह की कोई शॉर्टेज फेस नहीं करेगी रॉ मटेरियल की या स्मॉल पार्ट्स की, और किसी तरीके का जब आपका ऑपरेशन प्रोडक्शन का नहीं रुकेगा तो आप पहले से ज़्यादा कमा सकते हैं। फिर है सेलिंग और मार्केट इकोनॉमीज़। एक फर्म जब लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रही होती है तो उसे बहुत तरह की मार्केट इकोनॉमीज़ भी मिल सकती हैं। किस तरीके से? पहली चीज़ कि एडवर्टीज़मेंट्स जो करती है फर्म, उस पर इकोनॉमीज़ अराइज हो सकती हैं। दूसरा, आप यदि बात करें तो एडवर्टीज़मेंट के लिए जो प्रोडक्शन को सेल करने के लिए है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स लगा सकते हैं। तीसरा, आप सेलिंग को बढ़ाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का हो और आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट रिड्यूस हो सके। एडवर्टीज़मेंट की जहाँ तक बात है, अगर स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एडवर्टीज़मेंट में आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन लार्ज स्केल पर यदि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उतनी ही एडवर्टीज़मेंट से आपका ज़्यादा प्रोडक्ट बिक सकता है, आपका एडवर्टीज़मेंट का कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। दूसरा, फिर सॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स जब आप अरेंज करते हैं, अथोराइज्ड डीलर्स को अरेंज करते हैं, तो वो आपकी सेलिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और रिसर्च और डेवलपमेंट के कारण तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाला होगा और उसकी कॉस्ट कम आएगी। मैनेजरियल इकोनॉमीज़। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने का फ़ायदा क्या होता है कि फर्म अब अपने अलग अलग मैनेजर्स अपॉइंट कर सकती है और इन मैनेजर्स को भी डिसेंट्रलाइज कर सकती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, यानी कि सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाए। कौन सा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को हैंडल करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट सेल को हैंडल करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट को हैंडल करेगा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल ऑब्वियसली। मतलब आप चाहें तो हर एक डिपार्टमेंट में भी फर्दर सब डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, सबके अलग मैनेजर्स बना सकते हैं जो अपने काम को करने में एक्सपर्ट हों और एफिशिएंटली काम करें ताकि प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज होता रहे और कॉस्ट रिड्यूस होती रहे। फिर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इकोनॉमीज़।
अगर फर्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेगी तो वो और ज़्यादा इकनॉमीज़ इसलिए भी इंजॉय कर सकती है क्योंकि वो अपनी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश कर सकती है, अपने ट्रक्स रख सकती है रॉ मटेरियल को लाने के लिए, फिनिश गुड को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, अपने गोडाउन्स क्रिएट कर सकती है। और इन सब का फ़ायदा क्या होगा कि फर्म को कोई हड़बड़ाहट नहीं है कि उसे अपना प्रोडक्ट कब मार्केट में बेचना है। अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ फेवरेबल नहीं है तो फर्म्स होल्ड पर रख सकती है अपने प्रोडक्ट को ताकि वो बेटर प्राइस पा सके। फिर लास्ट है आपका इस कैटेगरी में रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज़। रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज़ मतलब लार्ज स्केल पर जब आपका बिजनेस चला जाता है तो आपके जो स्कोप है रिस्क के लिए वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे ऑपरेशंस जब आप नए शुरू करते हैं उनमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन इस रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फर्म प्रोडक्ट को या आउटपुट को डाइवर्सिफाई कर सकती है, मतलब एक से ज़्यादा आउटपुट बना सकती है। दूसरा, मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर सकती है, मतलब अपने प्रोडक्ट को एक से ज़्यादा मार्केट्स में बेच सकती है। और तीसरा, सप्लायर्स को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हम, मतलब हम अपने जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सप्लायर्स के थ्रू बेच सकते हैं, जिससे हमें फर्म को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। अब इस डाइवर्सिफिकेशन से फर्म को फ़ायदा होता है क्योंकि हो सकता है एक प्रोडक्ट की डिमांड किसी समय पर फर्म के लिए कम हो जाए, लेकिन उस लॉस को फर्म दूसरे प्रोडक्ट को बेचकर कवर कर सकती है। इसी तरीके से एक मार्केट में यदि प्रोडक्ट ना बिक रहा हो तो फर्म दूसरे मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकती है। फिर लास्ट है आपका पेक्यूनियर इकोनॉमीज़। पेक्यूनियर इकोनॉमीज़ क्या होता है? जहाँ पर आपको वास्तव में किसी तरह का रिडक्शन फेस नहीं करना पड़ता है, मतलब आपको इनपुट्स कम नहीं लगाने पड़ रहे हैं सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बनाने के लिए, बल्कि आप क्योंकि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में आप रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, और इस लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के कारण आपको क्या होता है, कम प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। तो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं पेक्यूनियर इकोनॉमीज़ की, वहाँ पर फर्म को लो प्राइसेस पे करने के कारण फ़ायदा होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल की बात करें आप। इसके अलावा जब बैंक से ग्रांट लेते हैं तो भी आपको अलग अलग तरह की कंसेशंस मिल सकती हैं। तो इस तरीके से जब एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं वहाँ भी डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं अपने प्रोडक्ट को पब्लिसिटी देने के लिए। तो हर एक लेवल पर जब आप लार्ज स्केल पर चीज़ों की डिमांड करते हैं तो वहाँ आपको प्राइस जो हैं वो अपने फेवर में करने आसान हो जाते हैं। आपको कम प्राइस पे करने पड़ते हैं उन्हीं कामों के लिए, और आपको बचतें होती हैं। इस तरह की बचतें जो हैं आपकी वो पेक्यूनियर इकोनॉमीज़ कहलाती हैं।